बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? होपफुली आपका सब्जेक्ट अच्छा जा रहा होगा। कुछ बच्चों की क्यूरीज आ रही हैं। अगेन मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें चीज़ों को कवर करते रहें साथ साथ, ताकि एंड ऑफ द डे आप पे बर्डन ना हो। तो आपके पास एम्पल टाइम है, मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू। अच्छा, इस तरह से कि हमने चैप्टर 1 में बात की बेसिकली वी हैव टू मेक अ डिसीजन दैट वी वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स और नॉट। आप बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, बट डू हैव एन एक्सपीरियंस, डिसाइड किया आप कर लो कि यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। और उसमें आपने करेक्टरिस्टिक्स देखे थे, क्वालिटीज़ देखी थी कुछ बिजनेस की, एंटरप्रेन्योर्स में क्या होनी चाहिए, मिथ्स कुछ पढ़े थे। फिर सेकंड चैप्टर हमने बात की आइडिया जनरेशन की, रिकग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। उसमें इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात की है, सोशल ट्रेंड्स की बात की है हमने, क्रिएटिविटी की बात की हमने। तो अब जैसे हमारा एक प्रोसेस है पूरा, कह लो कि एंटरप्रेन्योरशिप का, अब उसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिबिलिटी एनालिसिस। देखो, फिजिबिलिटी क्यों ज़रूरी है? वी मस्ट नो कि एक चीज़ हमने आइडिया सोचा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, और ये भी एक पूरा डिटेल टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए, आइडिया आपने सोच लिया, लेट्स सपोज आइडिया आपके दिमाग में आ गया है। अब अगला स्टेप जो आपने अपने प्रोजेक्ट में भी करना है, अपने बिजनेस में भी करना है, दैट इज़ फिजिबिलिटी एनालिसिस। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी क्या क्या करना है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस है क्या, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर डिस्कस द प्रॉपर टाइम टू कंप्लीट अ फिजिबिलिटी एनालिसिस, डिस्कस द पर्पस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी, कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट क्या है, पर्पस ऑफ बाइंग इंटेंशन सर्वे क्या है, क्यों करते हैं हम। फिर लाइब्रेरी, इंटरनेट और गमशू रिसर्च की बात है। फिर इंटरनेट इंडस्ट्री मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी एनालिसिस एंड लिस्ट द 2 प्राइमरी इश्यूज टू कंसिडर in this area, and explain the importance of financial feasibility analysis and list the most critical issues to consider in this area। ये तमाम ब्रॉडली टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। आपने इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट वाइज भी करनी है एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम अकॉर्डिंगली इन योर प्रोजेक्ट एज वेल। देखो, व्हाट इज़ विजिबिलिटी एनालिसिस। देखो, अक्सर हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जिसमें हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी की बात आ जाती है। जैसे हम कहते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अनलेस यू हैव अ पैशन फॉर इट, ठीक है। लेकिन जब हम एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस की बात करते हैं, कुछ सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हैं। देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एरिया है, वहाँ पे 1000 लोग हैं, पॉपुलेशन है 1000 की। वहाँ पे ऑलरेडी 20 कह लो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अब वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट ओपन करना वाइबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना इंटेंस कंपटीशन है, कस्टमर पोटेंशियल इतना है ही नहीं है, कस्टमर की बाइंग इंटेंशन नहीं है, इतनी कंपटीशन है, प्राइसेस कम की हुई है उन्होंने, तो वहाँ पे प्रॉफिट निकालना मुश्किल है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट या बिजनेस स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस में जो कि हमने देखनी होती हैं। देखो, फिजिबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ बिजनेस आइडिया इज वाइबल और नॉट। इज समथिंग इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, कि कुछ चीज़ें हम देखते हैं सिनेरियो में कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी कि नहीं। देखो, इट इज़ अ प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस आइडिया कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द आइडिया इज़ वर्थ परस्यूइंग। क्या हम इसको शुरू करें कि इसका हमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। देखो, अमूमन हम लोग एक इंसानी फितरत होती है, जब आप नीयत करते हो ना, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल भी हो तो उसकी पॉसिबिलिटी निकल आती है। लेकिन बिजनेस में आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ निराला वालों की, शायद मैं डिस्कस भी किया लास्ट टाइम। तो अब उनका अच्छा बिजनेस था, पहली चेन थी जो इंटरनेशनल कंट्रीज में गई थी, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। लेकिन उनमें से एक फैमिली के बंदे ने या उसके ऑनर ने एक डेयरी फार्म खोल लिया।
और उसने उसकी ज़िद बना ली कि मैंने इसको चलाना है। वो सारा पैसा वहाँ पे लगता रहा, जो प्रॉफिट आता था आहिस्ता आहिस्ता उनका नराला का बिजनेस भी सारा कोलैप्स कर गया। वो सारे फैमिली डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्टर होगी, कर्ज़ों में डूब गई, पैसा लोगों का देना था उन्होंने। अब हुआ क्या है, बेसिकली देखें कि आप चीज़ों को चेक करना कि इसका फ़ायदा है कि नहीं है चलाने का। देखो कई बिजनेस होते हैं नॉन प्रॉफिट, जैसे एनजीओज वगैरह कर रहे हैं, सोशल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट नहीं देखते आप। अब कई बिजनेस होते हैं प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हो अपने, उसमें हमने ये नहीं करना होता कि लोगों को हाल ही दिखाना जी हमने बिज़नेस शुरू किया है, जी हमने ये किया है। हमने बेसिकली उस बिज़नेस की वायबिलिटी चेक करनी है कि वो जो आइडिया है उसे हम बिज़नेस जो करने जा रहे हैं, क्या उस बिज़नेस की लोगों को ज़रूरत है, क्या वो प्रोडक्ट और सर्विस लोगों की डिज़ायर में है, क्या लोगों को उसकी डिमांड है कि नहीं है, क्या हमारे पास इतनी मैनेजमेंट है, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उस बिज़नेस को कंडक्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस में देखनी होती हैं। अब देखो व्हेन टू कंडक्ट। अब देखो जब लेट्स सपोज आपने बिजनेस आइडिया सोचा, पैसा लगा दिया, सारा पैसा लग गया अब पता लगा जी बिज़नेस तो ये काम का नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्या हुआ, फ्लॉप, नुकसान हो गया। देखो 95% एंटरप्रेन्योर्स फेल इसी वजह से होते हैं, वो प्रॉपर फिजिबिलिटी एनालिसिस नहीं करते। फिजिबिलिटी एनालिसिस का आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको पता लग जाता है, यानी आप जो इतना टाइम वेस्ट इन्वेस्ट करोगे, अपने पैसा इन्वेस्ट करोगे, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करोगे, तो एंड ऑफ द डे पता लगता है बिजनेस चल ही नहीं सकता। अगर ये काम आप सारा शुरू करने से पहले फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट। तो टाइमिंग इसकी बेसिकली है, जब आपने बिजनेस आइडिया सोच लिया, you have the understanding of that particular business, you have the passion for that particular business, you will conduct a feasibility analysis. The proper time to conduct a feasibility analysis is early in thinking through the prospects for a new business. The thought is to screen idea before a lot of resources are spent on them. The purpose, we have to save our resources, we don't want to waste our time, we don't want to waste our financial resources, we don't want to waste our energy in an ambiguous or impossible business idea. We want to invest our time, energy, financial resources, everything in that particular idea that is physically possible and viable. Clear? Now components. There are 4 separate components of feasibility analysis. अब देखो सिचुएशन क्या है, या चार्ट की आप बात करते हो, या एक कह लो फ्लो चार्ट क्या है। प्रपोज बिजनेस वेन्यू, स्पेंडिंग द टाइम एंड रिसोर्सेज नेसेसरी टू मूव फॉरवर्ड विद द बिजनेस आइडिया डिपेंड ऑन। अब जो आपका बिजनेस आइडिया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन 4 चीज़ों पे कर रहा है। प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी है, इंडस्ट्री मार्केट फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इन चारों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। अब इन चारों में यस इन ऑल 4 एरियाज is everything is going well, you are lucky enough, then proceed with the business plan. If no in one or more areas, if the single area of feasibility analysis is not giving you green signal, then drop or rethink business idea. तब आपको दोबारा से आपको प्रिपरेशन स्टेज पे भी आना पड़ सकता है, इंक्यूबेशन स्टेज पे भी आना पड़ सकता है। क्लियर हुई है बात? यानी आपने क्या करना है, इन चारों को पर्सपेक्टिव में देखना है, जो कंपोनेंट्स हैं आपके फिजिबिलिटी एनालिसिस के। तो ये प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी है, इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी है। देखो हम हमेशा बात करते हैं 2 चीज़ें, एक प्रोडक्ट सर्विस हम क्या ऑफर कर रहे हैं, फिर उसकी रेलिवेंट इंडस्ट्री क्या है। अब देखो इंडस्ट्री क्यों मैटर करती है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि IT इंडस्ट्री ले लो आप, बूम है, 4 में 1 ग्रो करेगी और इसकी ग्रोथ अब रुकनी नहीं है, बड़ा ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलेगा। फूड इंडस्ट्री की बात कर लो, उसमें 4 में ग्रोथ है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करो, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आ जाती हैं, ये आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, उसमें 4 में ग्रोथ है। अब देखो ये 3 वाहिद इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सर्वाइव किए ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोविड-19, और ये वर्स्ट सिचुएशन थी, ये एक हमारी जनरेशन ने, हम लोगों ने जो देखी हैं,
एक वर्स्ट सिनेरियो देखा है मुल्कों में, देखो हर चीज़ बंद थी लेकिन ये बिजनेसेस चल रहे थे। और ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी में आप क्या देखते हो कि बेसिकली अब आपके पास जो टीम है, मैनेजमेंट है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसमें नॉलेज क्या है। देखो फॉर एग्जांपल आपने सोचा जी आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, अब वहाँ पे क्या करते हो, सारे बीबीए के स्टूडेंट आपके लेट्स सपोज बीबीए के स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, दोस्त 4-5 मिले हैं। अब आपके लोगों के पास इतनी कह लो कि स्किल्स ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है रेलिवेंट। यू मस्ट हैव टू कंसल्ट सीएस। आपको जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं या आईटी के लोग हैं उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उनके स्किल्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी हम मैनेजमेंट की प्रोपनेस पे देखते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल, पैसे, मनी इज़ एवरीथिंग। इसमें पैसे भी आते हैं कि हमें पैसे कितने चाहिए। देखो कुछ काम होते हैं कैपिटल इंटेंसिव, कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है उस पर शुरू करने पे। ऑफ कोर्स जो फैक्ट्री टाइप होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें आपको यू नीड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। सेकंड, आपके पास कुछ काम होते हैं जिसमें आपको कह लो लेबर इंटेंसिव होता है, आपको लेबर ज़्यादा चाहिए होती है। कुछ ऐसे भी काम हैं, स्पेसिफिकली मैं आईटी वालों की बात करूँ उनसे रेलिवेंट है, कि दे ओनली हैव टू स्पेंड टाइम एंड स्किल्स, दे डोंट नीड मच अमाउंट ऑफ मनी। उनको एक कंप्यूटर मिल जाए, इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए, दे कैन कैरी ऑन विद देयर वर्क। जैसे आजकल ये फ्रीलांसिंग के ऑनलाइन काम चल रहे हैं, लोगों को सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक तरोताज़ा सा मासूम सा दिमाग चाहिए जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना है। अब देखो ये मतलब सारे ब्रॉडर हैं कि प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी में बात करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस डिज़ायरेबिलिटी, प्रोडक्ट सर्विस डिमांड क्या है, इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी में हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बात करेंगे, टारगेट मार्केट अट्रैक्टिवनेस की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी में मैनेजमेंट प्रूफ्स और रिसोर्स एफिशिएंसी की बात करेंगे हम। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में टोटल स्टार्टअप कैश कितनी चाहिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर बिजनेस क्या है, यानी कंपेटिटिव एनालिसिस कह लें आप। फिर ओवरऑल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रपोज वेंचर, ओवरऑल असेसमेंट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक 4 बड़े कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, उनमें ये हमने फर्दर कह लो सेपरेशन की हुई है। अब सबसे पहले बात आती है प्रोडक्ट सर्विस एनालिसिस। देखो हमने कहा था कि इंटरप्रेन्योर की हमने जब बात की तो इंटरप्रेन्योर का क्या हमने कहा था कि ही शुड बी प्रोडक्ट फोकस एज वेल एज कस्टमर फोकस। देखो फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरी नज़र में प्रोडक्ट बड़ी आउट क्लास है, यस है, क्या बात है, बहुत प्रॉफिट देगी। विल दैट प्रोडक्ट फुलफिल द नीड ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन वी शुड आस्क, कि जो कस्टमर की नीड है वो फुलफिल हो रही है। देखो फॉर एग्जांपल आप को जैसे प्यास लगती है, भूख लगती है, उसको फुलफिल करने आप खाना खाते हो, पानी पीते हो। आपने लिखना है, आपको पेन चाहिए, अगर आप पेन ले रहे हो, पेन लिख ही नहीं रहा सही, आपकी राइटिंग ही नहीं कर पा रहे आप, तो वो प्रोडक्ट आप कभी भी परचेज़ नहीं करो, यानी उसका आपको बेनिफिट नहीं है। तो हमेशा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो देखता है जो उसका डिज़ायर्ड कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो जिस पर्पज़ के लिए प्रोडक्ट ले रहा है, क्या वो पर्पज़ पूरा हो रहा है। फेयर एंड लवली की क्यों सेल हो रही है? अब आप लोग हंसोगे एग्जाम्पल पे, रंग गोरा करती है, एक हमारी मेंटल सिकनेस बनी हुई है, रंग गोरा होना चाहिए। अब उस चीज़ को उन्होंने टारगेट किया अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में चला रही हैं। फिर वो उन्होंने कहा मर्द बेचारे जो है ना मासूम से बिलते रहते थे कि हमारा कुछ होता नहीं, औरतें हमेशा गोरी हो जाती हैं, लड़कियाँ जो हैं, उन्होंने फेयर एंड हैंडसम निकाल दी, बंदे पागल हो गए, उन्हें भी लगाना शुरू कर दी। अब देखो ये क्या है, एक पोटेंशियल डिज़ायर है कस्टमर की, एक ज़रूरत है, उसको टारगेट कर रहे हैं। अब देखो इज़ एन असेसमेंट ऑफ ओवरऑल अपील ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आप देखो शॉपिंग पे जाते हो, आप लोग कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हो, देयर इज़ समथिंग अपीलिंग टू यू। देखो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी की जेब से पैसे निकलवाना। कभी पेरेंट्स से पैसे मांग रही हो ना तो शीशे में अपनी शक्ल देखा करो, आपको अंदाज़ा होगा कितना मुश्किल काम है।
हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शनल लोग जिनको बड़े आराम से मिल जाते हैं पैसे, कईयों को नहीं मिलते हैं। अब देखो, बिफोर अ प्रोस्पेक्टिव फर्म रशेज अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इन डेवलपमेंट, इट शुड बी श्योर दैट द प्रोडक्ट और सर्विस इज व्हाट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वांट। कि आप अपनी चीज़ को लॉन्च करने से पहले, उसको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, यू मस्ट हैव द आइडिया कि जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसकी ये ज़रूरत है कि नहीं है। क्लियर? सॉरी। अब देखो, देयर आर टू फर्दर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एनालिसिस। वन इज डिज़ायरेबिलिटी, सेकंड इज डिमांड। अब देखो, आप लोग अमूमन रमज़ान है, रमज़ान में आप आता है लेमन का रेट एकदम बढ़ गया, फ्रूट्स के रेट बढ़ गए, बाकी चीज़ों के भी रेट्स बढ़ जाते हैं। रीज़न डिज़ायरेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, दो, एक चीज़ होती है डिज़ायर, एक होती है नीड। नीड क्या है? आपकी ज़रूरत। डिज़ायर क्या है? ख्वाहिश। अब यहाँ पे डिज़ायरेबिलिटी की सेंस हमारी ज़रूरत बन रही है, ठीक है। अब देखो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करो ना जो लोगों की ज़रूरत हो, तो बिज़नेस वो ग्रो करते हैं। अब प्रोफेशंस की बात करो, लेट्स सपोज डॉक्टर प्रोफेशन है, कहीं पे भी क्लिनिक बना के बैठ जाए, काम चल पड़ेगा, 2 वक्त की रोटी निकाल ही लेगा। क्यों है? लोगों की ज़रूरत है वो। एजुकेशन जो बच्चों को हम देते हैं, हम एजुकेशन देखते हुए अक्सर होता है ये चीज़ देखते हैं, हमेशा वो डिग्री करवाओ जिसकी डिमांड है, जिसकी ज़रूरत है लोगों को, ठीक है। देखो, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ जाती है। मतलब ये एक कॉमन सेंस की कह लो बात है कि जब एक चीज़ की, देखो ईद आई है, ठीक है, अब लोगों की क्या है ज़रूरत? कपड़े लेने नए। गरीब से गरीब बंदा भी है ना जिसको पास नहीं है, वो भी अपने ना ले तो कम से कम बच्चों के लिए नई चीज़ लेगा अपने। और आप लोग ऑब्जर्व करो, जो बेबी गारमेंट्स वाले बिजनेसेस हैं ना, वो ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, एक वो कह लो हस्बैंड है, वो कहेगा चलो कोई नहीं यार मैं नहीं लेता, वाइफ कहती मैं भी नहीं लेता, फाइनेंशियल ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों के हो 2-2 3-3 भी ले लेते हैं। उनकी वो गंदे भी करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं कि डिज़ायरेबिलिटी क्या है हमारी प्रोडक्ट और सर्विस की, और उसकी रेलिवेंट डिमांड कितनी है। अब देखो, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, डज इट मेक सेंस, इज़ इट रीजनेबल, इज़ इट समथिंग कंज्यूमर विल गेट एक्साइटेड अबाउट, डज इट टेक एडवांटेज ऑफ एन एनवायरमेंटल ट्रेंड, सॉल्व अ प्रॉब्लम और टेक एडवांटेज ऑफ अ गैप इन द मार्केट प्लेस। जैसे हमने बात की कि एनवायरमेंटल ट्रेंड को कर रही है फोकस, जैसे लेट्स वो लोग कहते हैं कि जी ग्रीन प्रोडक्ट्स करें, जैसे टेस्ला ने गाड़ी बना दी बैटरी से चलने वाली, एनवायरमेंटल ट्रेंड को फोकस किया है, लोगों ने कहा ठीक है हमारा बचत भी होगी, उन्होंने प्रॉब्लम भी सॉल्व की, जो फ्यूल थी कंजप्शन को महंगा पड़ता था, उन्होंने बैटरी वाली निकाल दी। फिर गैप इन द मार्केट प्लेस, जैसे जे डॉट ने क्या किया, जे डॉट जब लॉन्च किया तो सिर्फ जेंट्स को फोकस किया। क्यों फोकस किया है? क्योंकि देयर इज़ अ गैप, लेडीज़ के ब्रांड बहुत ज़्यादा थे, जेंट बेचारे मासूम होते हैं, उनका कोई ब्रांड ही नहीं था। अब उसको देखा देखी कितने आ चुके हैं। फिर इज़ दिस अ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस, कि किस टाइम पे आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने रेस्टोरेंट खोला, आप रमज़ान में ओपनिंग करके बैठ गए हो, आप ना इफ्तारी पैकेज दे रहे हो ना कोई सहरी दे रहे हो, अब लंच डिनर करवा रहे हो, वो नहीं चलेगा। डैट इज़ नॉट अ गुड टाइम। हाँ, अगर आप फोकस कर रहे हो इफ्तारी को तो डैट विल बी बेनिफिशियल। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें टाइमिंग भी देखनी पड़ती है। और फिर आर देयर एनी फैटल फ्लॉज इन द प्रोडक्ट सर्विस बेसिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, उसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है। उन फ्लॉज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट टेस्ट इसमें होती हैं। अ कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट शुड बी डेवलप्ड। A concept statement is one-page description of the business that is distributed to people who are asked to provide feedback on the potential of the business idea। यानी आपने एक पेज की कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट जो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की बनानी है, जो प्रोजेक्ट के अंदर होगी, और उस स्टेटमेंट से लोगों से पूछना है कि ये स्टेटमेंट से बताएं मेरा बिजनेस आइडिया ठीक है, इसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
The feedback will hopefully provide the interviewer a sense of viability or the product or service idea, suggestion for how the idea can be strengthened or tweaked before proceeding further. यानी आप जब लोगों से डिस्कस करोगे कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट को तो आपको एक फीडबैक मिलेगा, आपको पता लगेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं। ये एक कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट है, आपकी बुक्स में भी गिवन है, स्लाइड्स में भी गिवन है। आप इसे अब देखो, इसमें चीज़ें क्या है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट है क्या, उसकी टारगेट मार्केट क्या है, फिर क्यों आपकी प्रोडक्ट ली जाए, फिर उसका स्पेशल फीचर क्या है जो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है, जो कि स्पेसिफिकली उसके कंपेटिटर्स हैं, और आपकी मैनेजमेंट टीम क्या है। ये आपके ब्रॉडर कह लो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट के चीज़ें होती हैं जो आप उसमें कवर करते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्रोडक्ट सर्विस डिमांड। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा ड्यू टू द साइज ऑफ द फाइल। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जो भी इश्यूज़ हैं डू डिस्कस विद मी, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।